नमस्कार साथियों। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सभी सुरक्षित होंगे, सावधानी बरत रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और अपनी देखभाल ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये एक ऐसी कहावत है जो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। सड़कों पे जगह-जगह ट्रैफिक पर लिखे रहते हैं। इसलिए अब की बार देश जिस विपदा से गुज़र रहा है, ये आपदा ये मनुष्य द्वारा रचित आपदा है। ये भारत देश में एक इंसान या कई इंसानों ने मिलकर मैं कहूँगी कि रचा है, तो मानवता द्वारा रचित ये आपदा आई है, इससे अपने देश को भी बचाना है, मानवता को भी बचाना है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी देंगे, ज़्यादा ज़ोर देंगे कि हम भारतीय हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, इसलिए अनेकता में हमारी एकता है और हम सब एक होकर, मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अवश्य जीतेंगे। मगर कुछ सवाल हैं जो अवश्य करने पड़ते हैं, लेकिन उसके पहले जिन बातों की सावधानी आपको बरतनी है, उन पर बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है पहले कहा जा रहा था कि हवा में साँस आप लेते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स जो ज़मीन पर गिरते हैं, उससे ये फैलता है। अब आपने तस्वीरें देखी, पूरी दुनिया ने क्या कमाल है! देखिए, अपने देश की बात को अगर आप देखें, हम अपने आप को जुगाड़ वाला देश कहते हैं, मगर इस जुगाड़ ने हमें आज कई जानों को बचाने का मौका भी दिया है। मैंने देखा है कि किस प्रकार से सिख भाइयों ने गुरुद्वारों में और जगह-जगह पर ऑक्सीजन पाइपलाइन्स ही बना दी है। एक जगह मैं अभी डालूँगी वीडियो उसको भी शेयर करिएगा। किस प्रकार से उन्होंने ऑक्सीजन लोगों को देना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर कह रहा है कि ऑक्सीजन इस प्रकार से मत लो, मगर मेरे लिए तो अगर जानें बच रही हैं तो ऑक्सीजन लो, कैसे लो, मेरे को उससे लेना-देना नहीं। एक-एक जान बच जाए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है हम इस मुश्किल की घड़ी से निकल आएँ। ये बात अवश्य है कि हमारे को अच्छी लीडरशिप नहीं मिली। हमारा नेतृत्व जो है वो हमारे को फ़ेल कर गया और कई-कई राज्यों में फ़ेल कर गया और ख़ास करके एक ऐसी पार्टी जो सरकार में आई जिसने लोगों को विभाजित करके सरकार बन तक पहुँची। लेकिन उसके बाद लोगों को विभाजित करने में ये भूल गए, ये इनका कैरेक्टर है, ये लोगों को विभाजित कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे केवल विभाजन की राजनीति चल रही है देश में, वरना अगर अच्छी और सच्ची सरकार होती, जिसे सचमुच में लोगों की चिंता होती, जो जन सेवा के लिए आई होती, वो क्या करती? वो आपकी सेवा के लिए, आपकी जान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। वो अपने अपने आप को अपशब्द भी सुनने पड़ते तो भी अपने घमंड पे ना रहती, कितनी भी घमंडी सरकार होती, घमंड से उतर के आप तक पहुँचती, आपकी सरकारों तक, राज्य सरकारों तक पहुँचती। ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता केवल एक बात कह रहे हैं, इसकी भी तो ज़िम्मेदारी है, उसकी भी तो ज़िम्मेदारी है। अरे! केंद्र तो हमेशा बड़ा भाई होता है। केंद्र ने हर चीज़ को अपने हाथ में कर लिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनके हाथ में है। जी, वैक्सीन्स की सप्लाई उनके हाथ में है। लेकिन वो राज्यों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इस राज्य ने क्यों कार्य नहीं किया, उस राज्य ने क्यों कार्य नहीं किया। 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देरी, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में ऑक्सीजन लग रहा है। विश्व गुरु बनाने चले थे और आपदा में अवसर कौन ढूँढता है? केवल गिद्ध, चील, कौवे मौत का मंज़र देखकर उस आपदा में अवसर ढूँढते हैं जो प्रधानमंत्री ने ढूँढा। प्रधानमंत्री ने आपको जो बात कही थी उनके दिल की बात थी। उन्होंने कहा था कि मैं देश में हर कब्रिस्तान के लिए एक श्मशान घाट चाहता हूँ। उन्होंने देश को कब्रिस्तान क्या, श्मशान घाट क्या, न जाने कौन-सा घाट बना के छोड़ डाला। जहाँ पे धर्म नहीं, समुदाय नहीं, दल नहीं, केवल लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। ऑक्सीजन को तरस रहे हैं लोग। ये वही प्रधानमंत्री है जो कह रहा था कि हवा में से ऑक्सीजन कैसे निकाला जाता है। जिस प्रधानमंत्री को इतनी-सी बात नहीं मालूम, पता नहीं कौन उनके स्पीच लिखता है, जो बेशर्मी की इस हद तक पहुँच गया कि इस बात को पूछ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस ऑक्सीजन को बेचना चाहता है और उनकी इच्छा देखिए, कहते हैं ना कि कभी-कभी सरस्वती जो है आपके ज़ुबान पे सवार होती है 24 घंटे में एक बार।
24 घंटे में एक बार गलत आदमी के मुँह से गलत शब्द जो निकला था, आज हम भुगत रहे हैं। यही वो आदमी है जिसने ये गलत शब्दों का इस्तेमाल किया कि ऑक्सीजन को हवा में से निकालने की नहीं सोची। तब भी लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि ऑक्सीजन भी बेचना चाहते हो क्या? और सचमुच में आज देखिए ऑक्सीजन किस प्रकार से बिक रहा। आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो डाली कि किस प्रकार से एक भाई कह रहा है कि मेरी ऑक्सीजन सिलिंडर्स तो वापस कर दो, खाली सिलिंडर मैंने आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। आपको बता दूँ कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा कुछ इनका बीजेवाईएम जो भी है, उसका कार्यकर्ता या उसका नेता है। पर फिर भी मैंने वीडियो इसलिए डाली क्योंकि यदि उसके ऑक्सीजन सिलिंडर्स लोग वापस नहीं दे रहे हैं, तो हम देश के तौर पर एक हों। उसने मुझ तक ये वीडियो पहुँचाई और मैंने उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाई। क्यों? क्योंकि वो भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये नौजवान समझें, ये पढ़े-लिखे नौजवान हैं और मैं चाहती हूँ कि ये समझें कि किस प्रकार से देश को विभाजित करके ना आप सर्वाइव करेंगे, ना देश रहेगा। देशभक्ति और देश प्रेम में यही फ़र्क है। राष्ट्रवाद में और राष्ट्र प्रेम में यही फ़र्क है। राष्ट्रवाद कहता है कि अपने देश को हर हालत में उसके साथ मोहब्बत करो, उसकी गलतियों को छुपा दो। राष्ट्र प्रेम वो होता है जो कहता है कि राष्ट्र में अगर कुछ गलत हो रहा है, उसे देखो, उसे पहचानो, उसको सही करो, उसका समाधान ढूँढो और तभी आप अपने देश को प्रेम करोगे क्योंकि आप अपने देश को बेहतर बनाओगे। अगर आप राष्ट्रवादी हो और राष्ट्र प्रेमी नहीं हो, तो आप रेसिस्ट हो। आप अपने देश को सचमुच में प्यार नहीं करते, जो देश को प्यार नहीं करेगा, वो किसी को क्या प्यार करेगा, वो किसी के प्रति क्या वफ़ादार रहेगा। मगर ये सही है कि आज सवाल उठाने पर गोदी मीडिया कहती है कि देश की बुरी छवि के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, हम देश के हर उस व्यक्ति के साथ, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, नर्सेज़ के साथ हैं, जिनको जूझना पड़ रहा है, जिनको पेशेंट्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, उन पर हमला कर दे रहे हैं लोग और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और हम समझ सकते हैं कि जिसका परिजन खोता है, जिसकी मौत होती है, उसके घर वाले कितने नाराज़ होते हैं और वो गुस्सा वो डॉक्टर, नर्सेज़, वार्ड बॉयज़, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, उन पर निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री तक या भाजपा के नेता तक या कांग्रेस के नेता तक थोड़ी पहुँचेगा वो गुस्सा। इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं और आप सबसे कहती हूँ कि आवाज़ उठाइए। कहीं गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए क्योंकि अगर आप अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, अगर आप अपने डॉक्टर्स से प्रेम करते हैं, अपने वैज्ञानिकों से प्रेम करते हैं, अपनी नर्सेज़ से, वार्ड बॉय से, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान को दाँव पे लगा रखा है, तो आप उनके लिए व्यवस्थाओं को ठीक कराने के लिए अपनी आवाज़ को उठाएँगे। आवाज़ नहीं उठाएँगे तो दबाव नहीं पड़ेगा। देखा नहीं मोदी जी कैसे रैली पे रैली कर रहे थे और बेशर्मी से किस प्रकार से 17 अप्रैल को कह रहे थे, "अरे! इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी।" आज कुंभ का तीसरा शाही स्नान हुआ, भीड़ जुटी, अभी वीडियो डालूँगी, उसे भी देखिएगा। इस भीड़ को जुटने का आ निमंत्रण किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो सवाल आपको करना पड़ेगा, ये सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? आपको और मुझे, आम जन को व्यवस्थाएँ देने के लिए। हम किसी पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन हमें व्यवस्थाएँ चाहिए होती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार सबकी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी नहीं है। आपको आज बता दूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जो भाजपा के अहमदनगर के एमपी हैं, सांसद हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि उन्होंने 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस को दिल्ली से अहमदनगर तक ले गए चार्टर्ड फ्लाइट से और वहाँ पे बाँटा लोगों में। जब सरकारों के पास दवाई नहीं है, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं और केंद्र ने कहा है कि सब कुछ मैं अपने में केंद्रित कर रहा हूँ, नियंत्रण मेरे पास से होगा, राष्ट्रीय आपदा एक्ट लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार से हो रहा है? इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। मगर हमारी मीडिया को आज जो भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ ने निर्देश दिए हैं, वो ये है
कि आप ये चलाओ कि ऑस्ट्रेलिया का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है और बाकी जो अखबारें हैं वो हमारी बुराई क्यों कर रहा है? आप मुझे बताइए, आज वो स्वयं सामने आए, खड़े हुए देश के लिए और उन्होंने पेशकश करी हमारे देश की मदद करने के लिए। इंसानियत के रिश्ते से, मानवता के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। ये सब कोई मायने नहीं रखता कि आप भारतीय हैं, कौन चीनी है, कौन अमरीकी है। हम अगर एक-दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बना लें, अपने आप को मजबूत कर लें, तो ही ठीक रहता है। लेकिन हर एक से लड़ें मगर मुकाबला ना कर पाएँ, तो वो होता है जो आज देश में हो रहा है। यही वो प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि 21 दिन के अंदर हम कोरोना की लड़ाई जीत लेंगे। यही वो प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में हम हैं। यही वो प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि हमने कोरोना की जंग जीत ली है। यही वो प्रधानमंत्री था जिसने कहा कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई और उस भीड़ को देखकर खुश हो रहा था। यही वो प्रधानमंत्री है जिसकी वजह से जिसने रैली करी और जिसने कोरोना फैलाया। आप महाराष्ट्र में देखिए उद्धव ठाकरे किस प्रकार से एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड तरीके से अपने कार्य को करते रहे और आप जानते हैं अब की बार जो उन्होंने लॉकडाउन लगाया हल्का-फुल्का ही सही, लेकिन 8,000 जो केसेज़ हर रोज़ आ रहे थे, वो 8,000 से सीधे 5,000 तक पहुँच गए थे कल तक और आज शायद और भी कम होंगे। इधर उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में कुंभ हो रहा है और जानते हैं, जहाँ पे 31 मार्च को हमारे यहाँ 1,843 मरीज थे एक्टिव केसेस। आज हमारे यहाँ कितने मरीज हैं? जानते हैं 33-34 हज़ार तक पहुँच गया आंकड़ा। यानी कि आप कर क्या रहे हैं? आपको पता ही नहीं कि आपको स्थिति को कैसे सँभालना है और वैक्सीन्स को आप देखिए कि किस प्रकार से आपको मुफ्त की वैक्सीन ज़रूरी नहीं है कि मिल सके, अगर हो सके तो मिले। मतलब अजब-गजब के ये लोग हैं, कहते हैं कि अगर आप अस्पताल में जाएँगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री में मिल जाएगा। अरे! अगर आपने खरीदनी ही 50% है, अगर 138 करोड़ की जनता है हमारे देश में, तो उसके 50% का क्या मतलब होगा कि 50% लोगों को ही तो आप ये वैक्सीन दे पाएँगे और बाकियों का क्या होगा? अगर 50% को आप फ्री देते हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? देश में क्या इतने ही गरीब है, 50% गरीब लोग हैं। चलिए मैं चली जाऊँगी कहीं पे इंजेक्शन ले लूँगी, सारे गरीबों को इंजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो बनाना था, 3,000 करोड़ की मूर्ति बनानी थी सरदार पटेल की और अपने लिए 2-2 विमान खरीदने थे महँगे-महँगे, याद है आपको? इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए में दिल्ली में नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई। उस पे पैसा खर्च करा जा रहा 20,000 करोड़। इतने में तो पूरे देश क्या हमारे जैसे शायद 2-4 देशों के वैक्सीनेशन हो जाती, मगर देश के पास पैसा नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी बताना चाहते हैं क्योंकि पैसे पर पीएम केयर्स फंड में 3,000 करोड़ रुपए 4 दिन में आ गए थे। न जाने कितने पैसे होंगे उसके अंदर, मगर उस पर नाक की तरफ फन फैलाकर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री। अब जाकर जब इतना त्राहिमाम मचा है, तब जाकर कह रहे हैं कि उस पैसे से 551 जिलों में जिला अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाया जाएगा ऑक्सीजन बनाने के लिए। जब इतने लोगों की मृत्यु हो गई, सवाल करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, समझदारी से काम करें। आप उत्तराखंड का मैं आपको बता दूँ आज एक दिन में 5,703 केसेज़ आए हैं और हमारे केसेज़ महाराष्ट्र से ज़्यादा केसेज़ आए हैं और हम महाराष्ट्र के मुकाबले तो बहुत ही छोटा राज्य है। 96 लोगों की मृत्यु हो गई है और ये बता रहे हैं कि एक्टिव केसेज़ मैंने आपको बताया था नहीं 33 नहीं 43,000 43,000 और क्या 2,000 से भी कम था 31 मार्च को और अगर आप देखें कि कितने सारे अभी टेस्ट आने बाकी हैं तो आपको बता दूँ करीबन 30,000 यानी कि 30,000 में से अगर 10% भी आता है या 5% भी आता है, तो बताइए 1,500 तो इसमें भी होंगे और हर व्यक्ति आगे अगर 5 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो
इसलिए अपने मास्क को पहनिए, मास्क 2 पहनिए, डबल मास्क लीजिए और जब तक घर ना पहुँचे उसे हटाइए ना, उसे हटाकर सीधे धोइए और अंदर जो सर्जिकल मास्क अगर आपने पहना है, तो उसको धोया नहीं जाता, उसे फेंकना पड़ेगा। अगर आप जो दूसरा वाला वो क्या है ना, कौन-सा मास्क है, वो पहनते हैं आप, जिसमें एक वाल्व लगा होता है। वो वाला मास्क अगर आप पहनते हैं, तो उसको भी आप धो नहीं सकते, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सावधानी बरतिए, घर में रहिए, कोशिश करिए कि बाहर ना जाएँ, अपने घर को सँभाल के चलाइए, बाहर के लोगों को घर में ना आने दीजिए और अपने घर में सुरक्षित रहने की कोशिश करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा क्योंकि फ़ेसबुक रोक रहा है हम सब की आवाज़ों को क्योंकि भारत की सरकार चाहती है कि हम उनके विरुद्ध ना बोलें, उन्हें ना चेताएँ, उनको उनके अहंकार से नीचे ना उतारें, उनको असलियत ना बताएँ, उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सकें, मगर रोक नहीं पाएँगे। वीडियोज़ तो चलेंगी, ये नहीं चलेगी छोटी-छोटी वीडियोज़ डाउनलोड करिए, शेयर करिए, जहाँ-जहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले कि किस प्रकार से 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 8,500 करोड़ का के विमान, वो भी 2-2 3,000 करोड़ का की मूर्ति सरदार पटेल के लिए और पीएम केयर्स फंड में न जाने कितना पैसा और 162 पीएसए प्लांट्स केवल 201 करोड़ रुपए के, उसके लिए भी पैसा देने में इन्हें दिक्कत हुई। उन्होंने सोचा निकल जाएगा तो निकल जाएगा, तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन अगली बार से अपनी सरकार पे अपने कैंडिडेट्स पर ये ज़ोर देंगे कि जीडीपी का अधिक हिस्सा रखा जाए स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, ताकि आप जागरूक बने, बेवकूफ़ ना बने, अंधभक्त ना बने। पढ़े-लिखे लोग जिन्हें नौकरियाँ मिल सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, ऐसे आपके बच्चे बन सके। और आपके स्वास्थ्य की रक्षा इस सरकार को करनी है, इसलिए जो जो भी चुनाव होते हैं उसमें इन पर दबाव डालें, मिलकर दबाव डालेंगे कि आप ये प्रॉमिस करें कि बजट में अधिक हिस्सा देंगे आप स्वास्थ्य को और शिक्षा को। इसी के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ, जितनी वीडियो डाल रही हूँ उनको शेयर करिएगा क्योंकि फ़ेसबुक ने रोक रखा है। अरे! तुम जैसे लोगों से कोई बात क्यों करे क्योंकि तुम तो ₹2 के ट्वीट हो, ₹2 की पोस्ट हो, ₹2 के कमेंट हो, है ना? दिल्ली वालों के बारे में मुझे क्या लेना, मुझे लोगों की ज़िंदगी से लेना है। तुम अपने ₹2 बनाओ और खच्चरपना दिखाओ। तुम्हें ये मुबारकबाद क्योंकि तुम मोदी के अनुयायी हो, लाशों की राजनीति करते हो, मौत के सौदागर हो। भगवान ना करे ये चिंगारी तुम्हारे घर तक पहुँचे, भगवान ना करे। प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि तुम्हें सुरक्षित रखे, तुम्हारी बीमार कोरोना ग्रसित दिमाग को ठीक करे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।